माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि हम देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हैं आएंगे इसके अंदर। विलियम के बारे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण हल इसमें मिलेगा। पार्ट 1 है अभी ये, अभी आने वाला है पार्ट 2। देखिए यहाँ पर जैसे देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर जो विलियम चैप्टर है क्लास 12 का, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और आईएमपी टॉपिक सॉल्यूशन का, जिसका नाम है मोलरता एवं मोलरता। मोलरता किसे कहेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो सूत्र है, विलय के मोलों की संख्या प्रति विलयन का लीटर में आयतन, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलय का अणुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन। यही इसके दो सूत्र हैं। मोलरता को मुख्य रूप से एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम देखें उदाहरण के तौर पर शुद्ध जल की मोलरता जो है 1000/18, जहाँ 1000 विलय का द्रव्यमान है तथा 18 जल का अणुभार है। जब इस कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी मोलरता आएगी 55.56 मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार से मोललता, मोललता किसे कहेंगे? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसमें हम देखेंगे किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, जबकि मोलरता में हमने देखा विलयन के 1 लीटर विलयन, विलयन की 1 लीटर विलयन के 1 लीटर विलय में विलयन के 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या। सॉरी गाइस, यहाँ गलती से विलियन के 1 लीटर में विलियन में लिख दिया गया है, लेकिन किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो है उसे हम कहेंगे मोलरता। जैसे शुद्ध जल की मोलरता है 1000/18, जहाँ 1000 विलय का भार या द्रव्यमान है तथा जल का अनुभार 18, मोलरता इसकी भी 55.56 ग्राम किलोग्राम होगी। अन्य स्लाइड में हम देखते हैं अन्य अगला नियम, जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह एम समानुपाती पी, जहाँ एम बराबर गैस का द्रव्यमान, पी बराबर गैस का आंशिक दाब। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक स्थिरांक आता है जिसे हेनरी स्थिरांक के एच कहते हैं। वहाँ सभी गैसों के लिए स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल पेय पदार्थ की बोतल की ढक्कन को जब खोलेंगे तो उसमें से CO2 द्रव गैस के रूप में बाहर निकलेगी। इसी तरह इसका दूसरा उपयोग कि गहरे समुद्र में श्वास लेने में गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि रक्त में नाइट्रोजन न मिल सके। अगर नाइट्रोजन रक्त के साथ मिल गई तो गोताखोर जब बाहर की ओर निकलेगा तब बुलबुलों के रूप में नाइट्रोजन निकलेगी, जो पेंट्स नामक रोग उत्पन्न करेगी, जिसमें गोताखोर के शरीर में असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। अतः हेनरी का नियम यहाँ भी उपयोगी है। राउल्ट का नियम, इसी तरह से अन्य जो नियम है, ये राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। इस नियम के कुछ जानने योग्य शब्द है। अवाष्पशील विलय, ऐसा विलय जिसकी वाष्प न बन सके और वो जो उड़ न सके। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यहाँ पर एक शब्द है जिसकी परिभाषा अलग से भी पूछी जाती है और इस नियम में भी मोल प्रभाज आया हुआ है। तो मोल प्रभाज क्या होता है वो समझते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से दर्शाते हैं। विलय का मोल प्रभाज बराबर N1/N1 + N2, जहाँ N1 विलय के मोल तथा N2 विलायक के मोल तथा सामूहिक रूप से N1 + N2 विलयन के मोल कहलाते हैं। इसी का जो अनुपात कहलाएगा उसे हम
मोल प्रभाज्य कहते हैं। आगे हम राउल्ट के नियम कहाँ लागू होता है, किस प्रकार से यह नियम इसका गणितीय रूप भी देखेंगे। जानने के लिए अन्य अगला वीडियो भी देख लें। तब तक